नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने पिछली वीडियो में एकाकी व्यवसाय के बारे में विस्तार से जाना था। चलिए इस अध्याय में हम एक अगला व्यवसाय का रूप, जिसे हम साझेदारी कहते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं वर्तमान युग प्रतियोगिता का युग है। बहुत सारी गला काट प्रतियोगिता हो रही है। लोग प्रतियोगिता के क्षेत्र में एक दूसरे को पीछे करके अपने प्रोडक्ट को बेचने का प्रयास करते हैं, अपनी वस्तु को बेचने का प्रयास करते हैं। तो अकेले व्यक्ति का जो व्यवसाय है उसकी सीमाओं के कारण साझेदारी जैसा व्यवसाय अस्तित्व में आता है। अकेला व्यक्ति जिसकी पूंजी में कमी होती है, जिसके चातुर्य में, जिसकी प्रबंध क्षमता में, जिसके ज्ञान में थोड़ी सीमितता होती है, वो अनेक जोखिम नहीं उठा सकता, व्यापार को अकेला सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों का सहयोग या सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि व्यवसाय को वो आगे बढ़ा सके और पूर्ण रूप से चला सके। इसके लिए साझेदारी व्यवसाय एक नए व्यवसाय के रूप में उत्पन्न होता है। ये व्यवसाय सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ मिलकर किया जाने वाला व्यवसाय है। साझेदारी व्यवसाय दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध व्यवसाय को चलाने का जब निर्णय लेते हैं और उसके लाभों को आपस में बांटते हैं, तो साझेदारी व्यवसाय उत्पन्न होता है। किसी वैधानिक औपचारिकताओं का बहुत अनिवार्य रूप से पालन इसमें नहीं करना होता, बल्कि इसमें कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन, फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य नहीं होता। पर विवादों से बचने के लिए फर्म रजिस्ट्रेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो साझेदारी क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं, तो वो साझेदारी व्यवसाय के रूप में कहलाता है। इस व्यवसायिक प्रारूप में सभी साझेदारों द्वारा मिलकर पूंजी लगाई जाती है और लाभ हानि को भी वो मिलकर बांटते हैं। यह व्यवसाय या तो सभी के द्वारा चलाया जाता है, उसकी क्रियाएं सभी मिलकर करते हैं, या उनमें से कुछ व्यक्ति जो एक्टिव होते हैं, जो सक्रिय होते हैं, वो सभी की ओर से उस व्यवसाय को चलाते हैं और लाभ को मिलकर बांटते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम है, इसके तहत 1932 की धारा 4 के अनुसार कहा गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए आपस में सहमत हुए हैं, जो उनमें से सबके द्वारा या सबकी ओर से किसी एक विशेष साझेदार द्वारा चलाया जाता है। तो ये परिभाषा सबसे उत्तम परिभाषा है साझेदारी के अर्थ को बताने के लिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहला है कि साझेदारों की इसमें संख्या कितनी होनी चाहिए। किसी साझेदार में व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय होता है, उसे फर्म के नाम से जाना जाता है। उसे हम व्यवसाय नहीं कहते, उसे फर्म कहते हैं। फर्म मतलब साझेदारी व्यवसाय। तो फर्म में साझेदारों की जो न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। एक होगी तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, एकाकी व्यवसाय कहलाएगा। लेकिन जब 2 हो जाएगी तो वो साझेदारी में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 व्यक्ति इसमें कम से कम होने चाहिए। और बैंकिंग व्यवसायों में अधिकतम सीमा, अगर व्यवसाय बैंक से संबंधित कार्य कर रहा है तो साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 तक सीमित की गई है। और बैंक व्यवसायों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, जिसे हम साधारण व्यवसाय कहते हैं, उनमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 20 कही गई है। अगर सदस्यों की संख्या इस अधिकतम सीमा से अधिक हो जाती है तो साझेदारी व्यवसाय वो नहीं रह पाता। तो इसको सीमा में बांटा है, कम से कम 2, अधिक से अधिक 10 या 20, वो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करेगा। दूसरा है समझौता। साझेदारी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग व्यवसाय करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उनके मध्य एक समझौता हो, एक नियम तय हो व्यवसाय को किस प्रकार से करेंगे। इसे हम अनुबंध भी कहते हैं।
यदि ये लिखित रूप में होता है तो अनुबंध डीड के रूप में जाना जाता है। यदि ये मौखिक होता है तो इसे समझौते के रूप में कहा जाता है। तो ये शर्तें होती हैं जो साझेदारों के मध्य तय की जाती हैं। लिखित होती हैं तो साझेदारी संलेख कहलाती हैं, मौखिक होती हैं तो साझेदारी समझौता कहलाती हैं। उसके बाद है लाभ उद्देश्य। फर्म का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ अर्जित करना होता है। हर एक व्यवसाय की स्थापना लाभ के लिए ही की जाती है, इसलिए व्यवसाय द्वारा जितना भी लाभ होता है वो साझेदारों में उस संलेख में जो वर्णित थी शर्तें, उन शर्तों के अनुसार अनुपात में बांट दिया जाता है कि किस किस को कितना दिया जाएगा। इसलिए कानून द्वारा साझेदारी फर्म तभी मानी जाएगी जब उसका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। वैध व्यवसाय साझेदारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक वैध व्यवसाय करे जो कानून की दृष्टि में उचित माना जाए। अगर हम चोरी के लिए या उग्रवाद को फैलाने के लिए या किसी और तरह का समाज में बुरा प्रभाव छोड़ने के लिए साझेदारी करते हैं, चोरी करते हैं या किसी अन्य तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो वो व्यवसाय साझेदारी नहीं कहलाएगा। योग्यता साझेदारी अनुबंध के अनुसार साझेदार वो व्यक्ति कहलाएगा जो 18 साल की आयु रखता हो और मानसिक तौर पर वो स्वस्थ व्यक्ति हो, तो वही साझेदार बनने के लायक होता है। संचालन, इसका संचालन या तो सभी साझेदार मिलकर करते हैं या सभी की ओर से कुछ व्यक्ति, कुछ साझेदार जो निश्चित कर लेते हैं कि हम व्यवसाय के कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे, उनके द्वारा ये किया जाता है। अस्तित्व समान, साझेदारी का जो अस्तित्व है उसके सदस्यों से अलग नहीं होता। फर्म और साझेदार को एक माना जाता है, इसलिए फर्म के जो दायित्व होते हैं वो साझेदारों के दायित्व हैं, साझेदारों के जो दायित्व होते हैं वो फर्म के दायित्व हैं। इसलिए फर्म बिजनेस का जो भी नुकसान होगा या बाहर के लोगों के प्रति जो भी देनदारियाँ होंगी उसे सभी व्यक्ति मिलकर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जो भी साझेदार होंगे। असीमित दायित्व, साझेदारी के अंतर्गत हर एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। इसे याद रखिएगा, असीमित, अनलिमिटेड, मतलब कि यदि आप व्यवसाय के कोई दायित्व हैं, व्यवसाय नुकसान में चला जाता है और लेनदारों को पैसा वापस करना है, तो ऐसी स्थिति में लेनदार उनके घर की संपत्तियां यानी निजी संपत्तियों को भी प्रयोग में ला सकते हैं अपने ऋण की वसूली के लिए। हित का हस्तांतरण पर प्रतिबंध, साझेदारी में जो एक साझेदार है वो अपने हित को अपने पुत्र को या अपने मित्र को हस्तांतरित स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकता। उसको इस हित को हस्तांतरित करने के लिए, किसी अन्य को देने के लिए भी दूसरे साझेदारों से पहले सहमति लेनी होगी, उनसे अप्रूवल लेना होगा। जब वो राज़ी होंगे तभी वो अपने इस हित को अपने मित्र को या अपने बेटे को दे पाएगा और वो व्यवसाय को छोड़ पाएगा। स्वामी और एजेंट का संबंध, साझेदार जो होता है वो स्वामी भी होता है और एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के लिए कार्य भी करता है। इसलिए साझेदार अपने कार्य और अधिकारों के लिए अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है। एक साझेदार कोई गलती करता है तो उस गलती के लिए सभी साझेदार उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उस नुकसान की पूर्ति के लिए। और समाज के प्रति भी वो एक स्वामी के रूप में भी कार्य करता है और एक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने व्यवसाय को प्रतिनिधि करता है। तो इस प्रकार ये व्यवसाय की विशेषताएं संपूर्ण रूप से साझेदारी की विशेषताएं कहलाती हैं। अब है साझेदारी के लाभ क्या हैं। सरल स्थापना, साझेदारी की जो स्थापना है वो बहुत आसान है। इसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई कानूनी अनिवार्यता नहीं है। अगर व्यवसाय का आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवाएं, नहीं करवाना चाहते तो अनिवार्य नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन भविष्य के विवादों से बचने के लिए करवा लेना चाहिए। इसमें खर्चा अधिक नहीं होता, व्यय अधिक नहीं होते। पर्याप्त वित्त साधन, साझेदारी संगठन है, उसमें कई साझेदार मिलकर आते हैं और व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, इसलिए पूंजी बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाती है। एकाकी व्यवसाय में अकेला व्यक्ति ही पूंजी लगाता है, इसलिए पूंजी की मात्रा पर्याप्त नहीं होती। लेकिन साझेदारी में हो सकता है कि कोई साझेदार अच्छा है और अधिक मात्रा में पूंजी लगा सकता है, उसके पास अधिक वित्तीय साधन है, तो इसलिए साझेदारी व्यवसाय में एकाकी व्यवसाय की तुलना में अधिक वित्तीय साधन पूंजी उपलब्ध हो जाती है। उचित निर्णय,
साझेदारी संगठन में हर एक साझेदार में अलग अलग योग्यता और गुण पाए जाते हैं। सभी साझेदारों अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर विचार विमर्श कर सकते हैं, व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और उसके कारण व्यवसाय प्रगति के क्षेत्र में आ सकता है। गोपनीयता, सभी साझेदार जानते हैं प्रतियोगिता का युग है। अगर व्यवसाय की कोई भी तथ्य निकल गया बाहर लोगों के लिए तो प्रतियोगी फर्म उसका फ़ायदा उठा लेगी। तो ऐसी स्थिति में अपने व्यवसाय को बचाने के लिए सभी साझेदार अपने व्यवसाय संबंधी जानकारियों को गोपनीय या सुरक्षित बनाए रखते हैं और उसे किसी को इसका भेद नहीं देते। जोखिम का कम भार, साझेदारी में बहुत सारे व्यक्तियों के साथ मिलकर की जाती है, इसलिए जो उसमें उत्पन्न हानि की संभावना है जिसे हम जोखिम कहते हैं वो हर एक साझेदार में अपने हिस्से के हिसाब से बंट जाती है। इसलिए हर एक साझेदार के ऊपर जो जोखिम व्यवसाय का है वो कम मात्रा में भार के रूप में पड़ता है। अब है इसकी सीमाएं, मतलब क्या हानियाँ हो सकती है इस व्यवसाय को करने की। साझेदारों के बीच में कई बार कम विश्वास पैदा हो जाता है। वार्षिक खाते जब बनाते हैं तो जनता के मन में भी व्यवसाय के प्रति एक गलत धारणा बन जाती है, क्योंकि साझेदारी व्यवसाय अपनी संपूर्ण वास्तविक स्थिति को ऋणदाताओं या जनता के सामने प्रकट नहीं करता। बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट प्रॉपर रूप से वो नहीं दिखाता। तो ऐसी स्थिति में जनता के मन में और ऋणदाताओं के मन में अविश्वास बन जाता है। कई बार साझेदारों का आपस में भी विश्वास नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में साझेदारी के बीच में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यवसाय को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। समन्वय की कठिनाई भी होती है। साझेदारी व्यवसाय में जो अनेक व्यक्ति हैं अनेक तरह के निर्णय लेते हैं, सबके विचारों में भिन्नता होती है। तो विचार भिन्नता के कारण निर्णयों में वो सहमत नहीं होते और झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें तालमेल बिठाना कठिन हो जाता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय बंद करने की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असीमित दायित्व, साझेदारों का जो दायित्व होता है उसकी कोई सीमा है नहीं। अगर व्यवसाय को किसी तरह का नुकसान हो गया तो हर एक साझेदार अपने निजी संपत्ति को भी लेनदारियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो ऐसी स्थिति में ऋण वसूल करते समय लेनदार उनकी निजी संपत्तियों को भी ले लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी हानि का सामना करना पड़ जाता है असीमित दायित्व होने के कारण। वित्तीय साधनों की कमी, साझेदारी थोड़े क्षेत्र तक व्यवसाय के विस्तार करने के लिए उपयुक्त होती है, लेकिन बहुत बड़े देश विदेश तक अगर व्यापार करना चाहते हैं तो यह व्यवसाय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें और अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है और व्यक्तिगत पूंजी उस सीमा को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए वित्तीय साधनों की बड़े क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वित्तीय पूंजी अभाव होने के कारण कमी पाई जाती है। स्थायी अस्तित्व, साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। साझेदारी फर्म में साझेदार होने की दशा में किसी भी साझेदार की मृत्यु या अवकाश होने पर साझेदारी की शर्त टूट जाती है और जिसके कारण साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसलिए व्यवसाय को कई बार बंद करना पड़ जाता है और ग्राहकों को, कर्मचारियों को इस कारण से असुविधा का सामना करना पड़ता है। लाभ के निर्धारण में कठिनाई, साझेदारी का अस्तित्व अस्थायी होता है। पुराने साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो छोड़कर चला जाए या उस नया साझेदार आ जाए तो लाभ उस समय क्या निर्धारित करेंगे उसको तय करने में, निर्णय लेने में कठिनाई आती है। तो हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि साझेदारी व्यवसाय के लाभ तो हैं, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं, जिसके कारण व्यवसाय को हानि उठानी पड़ती है। तो इन सीमाओं को यदि हम दूर करने का प्रयास कर लें तो एक साझेदारी व्यवसाय सीमित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय एकाकी की व्यवसाय की तुलना में माना जाता है। धन्यवाद श्रोताओं, इसे ध्यान से सुनने का। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हमारे नित्य दर्शन के चैनल से जुड़े रहिएगा और अकाउंट्स के चैनल एक्नो से भी जुड़े रहिएगा। उसमें अकाउंट संबंधी पूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद, बने रहिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।